वेरी गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो था मिनरल न्यूट्रिशन का। मिनरल न्यूट्रिशन के चैप्टर में हम एक एक न्यूट्रिएंट का रोल पढ़ चुके थे कि न्यूट्रिएंट का रोल क्या है। हम जानते हैं कि हर न्यूट्रिएंट का कोई ना कोई रोल है, ठीक है। ईच न्यूट्रिएंट का कोई ना कोई तो रोल है, ईच न्यूट्रिएंट का कोई ना कोई तो क्या है, रोल है। ईच न्यूट्रिएंट का कोई ना कोई तो रोल है। वो रोल स्ट्रक्चरल भी हो सकता है, वो रोल फंक्शनल भी हो सकता है। स्ट्रक्चरल रोल कैसे कि वो प्लांट में किसी स्ट्रक्चर बनाने के काम में होता है। फंक्शनल रोल कैसे, वो कोई फंक्शन करे, जैसे किसी एंजाइम को एक्टिवेट करना। हर मिनरल का कोई ना कोई तो रोल है, चाहे वो स्ट्रक्चरल रूप में हो चाहे वो फंक्शनल रूप में हो, ठीक है। अगर कोई मिनरल या कोई न्यूट्रिएंट, कोई भी न्यूट्रिएंट अगर एब्सेंस हो जाए, किसी न्यूट्रिएंट, कोई भी न्यूट्रिएंट क्या हो जाए, एब्सेंस हो जाए, कोई भी न्यूट्रिएंट एब्सेंस हो जाए, तो हम जानते हैं कि उस प्लांट की मॉर्फोलॉजी में चेंज हो जाएगा। प्लांट की मॉर्फोलॉजी में चेंज हो जाएगा। कोई भी न्यूट्रिएंट है अगर वो एब्सेंस हो जाए तो प्लांट की मॉर्फोलॉजी में चेंज हो जाएगा, जिस कारण से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये मिनरल डेफिशिएंसी में है। ये मिनरल क्या है, डेफिशिएंसी में। मॉर्फोलॉजिकल चेंज से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा मिनरल डेफिशिएंसी है, कौन सा मिनरल डेफिशिएंसी है, ठीक है। अगर कोई न्यूट्रिएंट एब्सेंट हो जाए तो उसकी मॉर्फोलॉजी में चेंज हो जाएगा। ये मॉर्फोलॉजिकल चेंज हमें मिनरल की डेफिशिएंसी के बारे में बताएगा कि ये मिनरल डेफिशिएंसी अमाउंट में है, कम अमाउंट, क्योंकि यहाँ मिनरल एब्सेंस है ना, तो डेफिशिएंसी के बारे में पता चल जाएगा। हमने कहा देखा था कि अगर क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन है तो मिनरल डेफिशिएंसी का जो कैरेक्टर है वो दिखेगा, तो डेफिशिएंसी में आ जाएगा, ठीक है। कैसे पता चलेगा, क्योंकि डेफिशिएंसी के सिम्टम्स पैदा हो जाएंगे। डेफिशिएंसी के सिम्टम्स आ जाएंगे, डेफिशिएंसी के सिम्टम्स आ जाएंगे। किसी न्यूट्रिएंट के एब्सेंस में मॉर्फोलॉजिकल चेंज होने से डेफिशिएंसी दिखेगी, क्यों, क्योंकि डेफिशिएंसी के सिम्टम्स आ जाएंगे, ठीक है। जो डेफिशिएंसी होती है, किसी भी डेफिशिएंसी, किसी भी मिनरल की डेफिशिएंसी, जो डेफिशिएंसी होती है, किसी भी मिनरल की डेफिशिएंसी होती है, वो मोबिलिटी पे डिपेंड करती है, गतिकता पे डिपेंड करती है, मोबिलिटी पे डिपेंड कैसे करती है, इसे हम देखते हैं कि किसी भी मिनरल की डेफिशिएंसी मोबिलिटी पे कैसे डिपेंड करती है, इसे हम देखते हैं। देखिए, कुछ ऐसे मिनरल होते हैं जो एक्टिवली मोबिलाइज्ड होते हैं, और कुछ मिनरल ऐसे होते हैं जो इमोबिलाइज्ड। मोबिलाइज्ड मतलब गति करना। कुछ ऐसे मिनरल है जिनमें गति होती है, कुछ ऐसे मिनरल है जिनमें गति नहीं होती है। कुछ ऐसे मिनरल है जो एक्टिवली मोबिलाइज्ड होते हैं, कुछ मिनरल ऐसे हैं जो इमोबिलाइज्ड होते हैं, ठीक है। जो एक्टिवली मोबिलाइज्ड मिनरल है वो कौन कौन से हैं, वो है नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम। अगर इन मिनरल्स की बात की जाए तो ये मिनरल अगर प्लांट की ओल्डर लीव्स में, पुरानी पत्तियों में, ठीक है, ये पुरानी पत्तियों से एक्सपोर्ट होकर न्यू लीव्स में चले जाएंगे। मान लीजिए किसी मिनरल की डेफिशिएंसी, मान लीजिए पोटेशियम की डेफिशिएंसी, तो पोटेशियम ओल्डर लीव्स में भी है, न्यू लीव्स में भी है, तो पोटेशियम जो ओल्डर लीव्स में है वो एक्सपोर्ट होकर न्यू लीव्स में चला जाएगा। तो हमें डेफिशिएंसी कहां दिखेगी, ओल्डर लीव्स में डेफिशिएंसी दिखेगी, हमें यहां डेफिशिएंसी दिखेगी। जो एक्टिवली मोबिलाइज्ड मिनरल है उनकी डेफिशिएंसी ओल्डर लीव्स में दिखती है या ओल्डर प्लांट पार्ट्स में दिखती है, लेकिन जो इमोबिलाइज्ड मिनरल्स हैं जैसे कैल्शियम है, जैसे कौन है,
कैल्शियम। कैल्शियम एक स्ट्रक्चर बनाता है प्लांट की, ठीक है, इसका मोबिलाइजेशन नहीं हो पाता, ये एक जगह से दूसरी जगह गति नहीं कर पाता। यहां तो एक्सपोर्ट हो गया लेकिन यहां एक्सपोर्ट नहीं हुआ। तो कैल्शियम की अगर डेफिशिएंसी होती है, कैल्शियम की अगर डेफिशिएंसी होती है तो वो न्यू लीव्स में दिखेगी। कहां दिखेगी? न्यू लीव्स में दिखेगी। अगर नाइट्रोजन, पोटेशियम या मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है तो वो ओल्डर लीव्स में दिखेगी, क्योंकि ओल्डर लीव्स में जितना भी ये मिनरल्स है ये सारे न्यू लीव्स में चले जाएंगे, तो ओल्डर लीव्स में हमें डेफिशिएंसी दिखेगी। लेकिन जो इमोबिलाइज्ड है, जो गति नहीं कर सकते, जैसे कैल्शियम हो गया, ये नई पत्तियों में हमें इसकी डेफिशिएंसी दिखेगी। ठीक है, तो ये मोबिलाइज्ड हो गए या एक्टिवली मोबिलाइज्ड और इमोबिलाइज्ड हो गए। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम कुछ टर्म्स को देखते हैं। हम कुछ टर्म्स को देखते हैं। जैसे पहली टर्म देखते हैं क्लोरोसिस। क्लोरोसिस, क्लोरोसिस का मतलब क्या है? लॉस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का कमी हो जाना या लॉस ऑफ क्लोरोफिल। लॉस ऑफ क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? क्लोरोसिस कहते हैं। लॉस ऑफ क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? लॉस ऑफ क्लोरोफिल को क्लोरोसिस कहते हैं। ठीक है, ये जो लॉस ऑफ क्लोरोफिल है या क्लोरोसिस है, ये कहां दिखता है? ये लीव्स में दिखता है, जिस कारण लीव्स येलो हो जाती है। किन मिनरल की डेफिशिएंसी पे ये दिखता है? आइए अब उन मिनरल्स की बात करते हैं। तो तीन मिनरल तो एम पे ही हैं, मैग्नीज, ठीक है, मोलिब्डेनम और मैग्नीशियम। तीन मिनरल तो एम पे हैं, एम के बाद एन आता है तो एन आ गया, ठीक है, एम के बाद एन आता है, आ गया। और क्या आएगा? एम, एम एन और के भी तो आता है, के एल छोड़ दो, एम पे तीन आ गए, फिर एन आ गया। तो एम एन एम ओ एम जी के एन, फिर एफ पी सल्फर और फिर क्या आएगा? जिंक। इन मिनरल्स की कमी होने पर क्लोरोसिस रोग होता है। क्लोरोसिस का मतलब क्या है? लॉस ऑफ क्लोरोफिल यानी क्लोरोसिस। ठीक है, तो ये हो गया क्लोरोसिस। दूसरा है नेक्रोसिस। दूसरा है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या है? डेथ ऑफ टिश्यू। नेक्रोसिस क्या है? डेथ ऑफ टिश्यू, उत्तक का मर जाना। डेथ ऑफ टिश्यू, उत्तक का मर जाना। नेक्रोसिस किस मिनरल्स की कमी के कारण होता है? एक तो कैल्शियम, एक मैग्नीशियम, एक कॉपर और एक पोटेशियम। का मांगे कुक, का मांगे कुक, CaMgCu कॉपर, का मांगे कुक नेक्रोसिस होता है। क्लोरोसिस हो गया, नेक्रोसिस हो गया। तीसरा है इनहिबिशन ऑफ डिवीजन, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का इनहिबिशन होगा, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का इनहिबिशन हो जाए, ये किन मिनरल की डेफिशिएंसी के कारण होता है? अगर इसकी बात की जाए तो एन, एमओ, के और एस। नाइट्रोजन, मोलिब्डेनम, पोटेशियम और सल्फर की डेफिशिएंसी के कारण क्या होता है? इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन के बाद चौथा पॉइंट है डिले फ्लोवरिंग। डिले फ्लोवरिंग, फ्लोवरिंग में डिले होना, ये किस वजह से होता है? ये होता है नाइट्रोजन, मोलिब्डेनम और सल्फर की डेफिशिएंसी। नाइट्रोजन, मोलिब्डेनम और सल्फर की डेफिशिएंसी के कारण ये हो गए डेफिशिएंसी वाली चीजें। तो इसमें आ गया क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन और डिले फ्लोवरिंग। अब हम बात करते हैं कि जब कोई मिनरल
बहुत एक्सेस अमाउंट में हो, इतनी एक्सेस अमाउंट में हो कि हम उसे क्या बोल सकते हैं, टॉक्सिसिटी बोल सकते हैं। कल हमने पढ़ा था, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन भी पढ़ा था और टॉक्सिसिटी भी पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी टॉक्सिसिटी क्या है, पहले टॉक्सिसिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं, हमने वैसे देखी थी फिर भी देख लेते हैं कि कोई मिनरल या एलिमेंट एक्सेस अमाउंट में हो, बहुत ज्यादा अमाउंट में, इतनी एक्सेस अमाउंट में हो कि उसके एक्सेस अमाउंट में होने के कारण जो प्लांट का ड्राई वेट है, जो प्लांट का ड्राई वेट है वो 10% प्रमुख है। टॉक्सिसिटी का मतलब क्या है कि कोई एलिमेंट एक्सेस है, वहां तो डेफिशिएंसी चल रही थी, वहां तो कमी चल रही थी, यहां इतना ज्यादा मात्रा में आ गया कि प्लांट के ड्राई वेट में क्या होगी, 10% की कमी होगी, और ये ग्रोथ को कम कर देगी। ये ग्रोथ को कम कर देगी, हमने पिछले लेक्चर में देखा था, ये ग्रोथ को क्या कर देगी, कम कर देगी। टॉक्सिसिटी में क्या होता है कि कोई एलिमेंट एक्सेस अमाउंट में होता है। जब कोई एलिमेंट एक्सेस अमाउंट में है, ज्यादा मात्रा में है, तो ये एलिमेंट दूसरे मिनरल को एब्जॉर्प्शन को इनिबिट कर देगा। दूसरे जो मिनरल्स है, अनदर मिनरल्स है, अनदर मिनरल्स है, इनका एब्जॉर्प्शन इनिबिशन कर देगा, इनिबिट कर देगा, इनका एब्जॉर्प्शन नहीं होने देगा, एब्जॉर्प्शन इनिबिट कर देगा। इनका एब्जॉर्प्शन कैसे कर देगा, इनिबिट कर देगा। अगर कोई एलिमेंट एक्सेस अमाउंट में है तो बाकियों का एब्जॉर्प्शन रोक देगा, इनिबिट कर देगा बाकियों का एब्जॉर्प्शन, अनदर एलिमेंट्स का एब्जॉर्प्शन क्या कर देगा, अनदर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन क्या कर देगा, रोक देगा। इसीलिए जब कोई एलिमेंट एक्सेस अमाउंट में होता है तो वो करैक्टर कौन से शो करता है, जो बाकी मिनरल्स की डेफिशिएंसी के कारण आते हैं। अगर कोई मिनरल एक्सेस अमाउंट में है तो वो प्लांट में कौन से करैक्टर शो करेगा, वो प्लांट में वो करैक्टर शो करेगा जो बाकी मिनरल डेफिशिएंस अमाउंट में होते हैं, वो आते हैं। जैसे मान लीजिए मैग्नीज, कौन, मैग्नीज, मैग्नीज आयन एक्सेस अमाउंट में, बहुत ज्यादा मात्रा, तो मैग्नीज अमाउंट के ज्यादा मात्रा में क्या होगा, होने से क्या होगा कि जो क्लोरोटिक वेन है, क्लोरोटिक वेन है, क्लोरोटिक वेन है, क्लोरोटिक वेन है, मैग्नीज अमाउंट, मैग्नीज के ज्यादा होने से जो क्लोरोटिक वेन है वो ब्राउन हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैग्नीज के ज्यादा होने से क्लोरोटिक वेन ब्राउन हुई है, नहीं, मैग्नीज आयन ज्यादा होने से 3 आयन की डेफिशिएंसी हो गई। कौन से 3 आयन की डेफिशिएंसी हुई, एक तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी, एक मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होगी और एक आयरन की डेफिशिएंसी होगी। क्योंकि मैग्नीज के ज्यादा होने से इसने जो अनदर मिनरल्स थे उनका एब्जॉर्प्शन इनहिबिट कर दिया, उनका एब्जॉर्प्शन ही रोक दिया। तो मिनरल मैग्नीज के ज्यादा होने से जो क्लोरोटिक वेन थी वो ब्राउन हो गई। वो ये शो नहीं करेगी कि मैग्नीज ज्यादा है, वो ये शो कर रही है कि कैल्शियम भी कम है, मैग्नीशियम भी कम है, आयरन भी कम है। ठीक है, अब ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, इसको देखते हैं। अगर मैग्नीज ज्यादा है तो ये कंपटीशन करेगा, कॉम्पीट करेगा, किनसे कॉम्पीट करेगा, कैल्शियम से कॉम्पीट करेगा। हाँ, अगर मैग्नीज ज्यादा है तो ये कॉम्पीट करेगा, कंपटीशन करेगा, किससे कंपटीशन करेगा, आयरन से कंपटीशन करेगा और मैग्नीशियम से कंपटीशन करेगा। ये कंपटीशन किससे करेगा, आयरन से कंपटीशन करेगा और मैग्नीशियम से कंपटीशन करेगा, और इनका एब्जॉर्प्शन के साथ क्या करेगा, कंपटीशन करेगा, इनका एब्जॉर्प्शन नहीं होने देगा, इनका एब्जॉर्प्शन नहीं होने देगा। मैग्नीज का ज्यादा होने से ये कंपटीशन करेगा आयरन और मैग्नीशियम के साथ और इनका एब्जॉर्प्शन नहीं होने देगा, जिस कारण से इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। क्योंकि एक मिनरल का एक्सेस अमाउंट बाकी मिनरल को क्या करता है, बाकी मिनरल का एब्जॉर्प्शन क्या करता है, इनहिबिट करता है। ठीक है, और मैग्नीज आयन मैग्नीशियम के साथ फिर कंपटीशन करेगा, मैग्नीज आयन मैग्नीशियम के साथ फिर कंपटीशन करेगा। अब क्यों कंपटीशन करेगा सर,
जो भी एंजाइम है, एंजाइम के साथ बाइंडिंग को लेकर फिर कॉम्पिटिशन करेगा, एंजाइम के साथ बाइंडिंग को फिर कंपटीशन करेगा। मैंगनीज और मैग्नीशियम में फिर कंपटीशन होगा और मैंगनीज जीतेगा क्योंकि मैंगनीज किस अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में। ठीक है, तो किसी एलिमेंट का एक्सेस अमाउंट में होने से जो भी कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट होते हैं, जो भी कैरेक्टर्स प्रदर्शित होते हैं, उनका मतलब ये नहीं कि वो आयन के ज्यादा होने से प्रदर्शित हो रहे हैं। अगर कोई आयन ज्यादा है तो बाकी आयन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, जिस कारण से जो बाकी आयन की डेफिशिएंसी के कैरेक्टर है वो शो होते हैं। ये है पूरा कॉन्सेप्ट। मैग्नीज के ज्यादा होने से कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन की डेफिशिएंसी के कैरेक्टर शो होते हैं। ठीक है, ये थी टॉक्सिसिटी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब मिनरल का एब्जॉर्प्शन देखते हैं। मिनरल का एब्जॉर्प्शन, मिनरल का एब्जॉर्प्शन देखते हैं। मिनरल का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो दो वे में होता है। एक तो होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, एक होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव, जो पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार होता है। जो भी पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार होता है और इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, ये किसके द्वारा होता है? ये जो रूट हेयर है, रूट हेयर है, रूट हेयर है, रूट हेयर के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू द्वारा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू द्वारा होता है। पैसिव एब्जॉर्प्शन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार होता है। जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करेगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार होगा, एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। रूट हेयर की जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो एब्जॉर्प्शन। अब यहां एक्टिव एब्जॉर्प्शन में हो, एक्टिव एब्जॉर्प्शन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार नहीं होता, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार नहीं होता। एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एक्टिव होता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्या होता है? मैक्सिमम आयन का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? एक्टिवली होता है। तो मैक्सिमम आयन का एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम आयन का एब्जॉर्प्शन, आयन का एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसके डिटेल में समझते हैं। पहले पैसिव एब्जॉर्प्शन समझते हैं, फिर एक्टिव एब्जॉर्प्शन समझेंगे। पहले समझते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन समझते हैं। पैसिव एब्जॉर्प्शन समझते हैं। पैसिव एब्जॉर्प्शन तीन विधियों द्वारा होता है। पहली विधि जो है वो है सिंपल डिफ्यूजन मेथड। सिंपल डिफ्यूजन द्वारा, सरल विसरण द्वारा आयन का अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना, आयन का अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना। ठीक है, आयन का अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना डिफ्यूजन द्वारा, विसरण द्वारा। हम पढ़ चुके विसरण क्या होता है, ये सब चीजें हम पढ़ चुके। ठीक है, ये सिंपल डिफ्यूजन मेथड आ गया। दूसरा आ गया आयन एक्सचेंज मेथड।
आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड में क्या होता है कि वाटर टूटता है, वाटर टूटता है H+ आयन में और OH नेगेटिव आयन में। वाटर टूटता है H+ आयन में और OH नेगेटिव आयन में। ये जो H+ है, इन ये पॉजिटिव आयन के साथ OH नेगेटिव आयन के साथ एक्सचेंज होता है, आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं कि एक H+ बाहर चला गया तो कोई पॉजिटिव आयन अंदर आ गया, एक OH आयन नेगेटिव बाहर चला गया तो कोई नेगेटिव आयन अंदर आ गया, एक्सचेंज हो जाता है आयन से। ये आ गया आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड। अब तीसरा मेथड देखते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन का। तीसरा मेथड देखते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन का। तीसरा मेथड देखते हैं। अब तीसरा मेथड देखते हैं। तीसरा मेथड है ट्रांसपिरेशन की थ्योरी। ट्रांसपिरेशन की थ्योरी, इसे हम वाटर रिलेशन में कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसमें वही ट्रांसपिरेशन के द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और उसी के साथ मिनरल आयन का एब्जॉर्प्शन होता है। ये थी पैसिव एब्जॉर्प्शन। अब बात करते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन की। अब बात किसकी करते हैं? एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन, एक्टिव एब्जॉर्प्शन को समझाने के लिए जो पहली थ्योरी थी वो थी कैरियर हाइपोथेसिस। कैरियर हाइपोथेसिस, कैरियर हाइपोथेसिस किस साइंटिस्ट ने दी थी? तो ओनार्ड साइंटिस्ट ने दी थी। ओनार्ड साइंटिस्ट, ओनार्ड साइंटिस्ट ने दी थी। इसे समझते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है और ये बाहर है, आउटसाइड आ गया, प्लांट के आउटसाइड वाला हिस्सा। सेल मेम्ब्रेन में कैरियर पाया जाता है, कैरियर पाया जाता है जिसे मैं ए से शो कर, ये कैरियर है और ये कैरियर इनएक्टिव फॉर्म में है तो मैं इसके ऊपर स्टार लगा देता हूं। ये कैरियर इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में आएगा और यहां पे एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, यहां पे एटीपी खर्च होगी, एटीपी खर्च होगी, यहां पे एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी और एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगा। एक्टिव है ना, एटीपी की रिक्वायरमेंट है और ये बाहर से कोई पॉजिटिव आयन या कोई नेगेटिव आयन मिला, मान लो कोई पॉजिटिव आयन मिल गया, बी पॉजिटिव आयन, ये बी पॉजिटिव आयन यहां आएगा और क्या बन जाएगा? ए बी पॉजिटिव। सेल मेम्ब्रेन से वापस यहां आएगा और यहां पे ये केवल ए रहेगा, बी अंदर साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, बी पॉजिटिव साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, फिर ये इनएक्टिव अवस्था में आ जाएगा। ये इनएक्टिव स्टेज है और ये स्टेज कौन सी है? ये एक्टिव स्टेज। इसी तरह कोई जेड है, ये जेड है, ये इनएक्टिव फॉर्म है, ये भी कैरियर है। ये जेड पहले एक्टिव फॉर्म में आएगा, एक्टिव फॉर्म में आएगा। जब ये एक्टिव फॉर्म में आएगा यहां पे भी एटीपी की रिक्वायरमेंट है तो यहां क्या बनेगा? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, फिर ये जेड बाहर से वाई नेगेटिव लेगा,
और बना देगा जेड वाई नेगेटिव बना देगा। बाहर से क्या लेगा, वाई नेगेटिव लेगा। जब ये यहां पहुंचेगा जेड यहीं रह जाएगा, वाई नेगेटिव अंदर चला जाएगा, फिर ये जेड वापस जेड इनएक्टिव में बदल जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं कि कैरियर हाइपोथेसिस ओनाट ने दी थी और एक्टिव एब्जॉर्प्शन में एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये होगी पहली थ्योरी, कौन सी, कैरियर हाइपोथेसिस थ्योरी। इसमें एक कैरियर की रिक्वायरमेंट होती है, जो पहले इनएक्टिव फॉर्म में होता है उसे एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आ गई कौन सी, कैरियर हाइपोथेसिस आ गई। दूसरी थ्योरी देखते हैं, लेसिथिन प्रोटीन। दूसरी थ्योरी कौन सी है, लेसिथिन प्रोटीन हाइपोथेसिस, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। थ्योरी कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स थ्योरी कर देते हैं। लेसिथिन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स थ्योरी, ये थ्योरी दी थी बिनेट ने। किसने दी थी, बिनेट ने और क्लार्क ने। क्लार्क ने, क्लार्क ने। इस थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। ये आगे सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ये आ गया इनर वाला पार्ट, साइटोप्लाज्म में, और ये पार्ट आउटर पार्ट आ गया। अब सेल मेम्ब्रेन की बात की जाए तो सेल मेम्ब्रेन में लेसिथिन पाया जाता है, हम जानते हैं। लेसिथिन पाया जाता है। लेसिथिन लेसिथिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, लेसिथिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में कोलिन कोलिन प्लस फोस्फो 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 फोस्फोलिटिक एसिड, फोस्फोटिक एसिड, फोस्फोटिक एसिड में टूटता है, फोस्फोटिक एसिड में टूटता है। ठीक है, फोस्फोटिक एसिड में टूटता है, एसिड में टूटता है। हम जानते हैं कि वो फोस्फोटिक एसिड में फोस्फेट समूह होगा, तो यहां कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। कोलिन में कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो लेसिथिन दोनों ही, चाहे वो ए प्लस हो चाहे वो बी नेगेटिव हो, दोनों को अपने साथ जोड़ेगा और इसे साइटोप्लाज्म में भेज देगा। तो लेसिथिन पॉजिटिव आयंस को भी नेगेटिव आयंस को भी एक साथ जोड़ के बाहर निकाल देता है, क्योंकि लेसिथिनेज के प्रेजेंस में कोलिन और फोस्फोटिक एसिड में टूटता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहां, कोलिन चेंज होगा एसिटिल कोलिन में, एसिटिल कोलिन, और एसिटिल कोलिन वापस बनाएगा लेसिथिन। अब बात करते हैं, जब कोलिन एसिटिल कोलिन में टूटेगा तो एक एंजाइम काम करेगा, कोलिन एसिटिलेज, एसिटिलेज, कोलिन एसिटिलेज। ठीक है, जब एसिटिल कोलिन लेसिथिन बनाएगा फिर एक एंजाइम काम करेगा, कोलिन एस्टरेज, कोलिन एस्टरेज। और ये दोनों को, पॉजिटिव को नेगेटिव को, दोनों को ही साइटोप्लाज्म में एक साथ एंटर करना। ठीक है, जब कोलिन एसिटिल कोलिन में चेंज होगा, कोलिन एसिटिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, यहां पे एटीपी खर्च होगी, यहां पे एटीपी खर्च होगी, यहां पे क्या होगी, एटीपी खर्च होगी। ठीक है, तो
एक्टिव टू ऑब्जॉर्प्शन है तो एटीपी यहां खर्च होगी। तो ये थी दूसरी लेसिथिन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स थ्योरी। ठीक है, अब तीसरी है साइटोक्रोम पंप थ्योरी। तीसरी कौन सी है? साइटोक्रोम पंप थ्योरी। ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन की तीसरी थ्योरी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें केवल एनाइन का एब्जॉर्प्शन होता है और एटीपी खर्च होती है। इसमें जो केटायन का एब्जॉर्प्शन होता है उसमें एटीपी खर्च नहीं होती, तो वो इसमें नहीं आएगा, वो एक्टिव में नहीं आएगा। तो अपने को सिर्फ ये याद रखना है कि जो साइटोक्रोम पंप थ्योरी है उसमें केवल एनाइन का एब्जॉर्प्शन होता है और एटीपी खर्च होती है, बस। तो ये थे एक्टिव एब्जॉर्प्शन, ये था एक्टिव एब्जॉर्प्शन। हम पैसिव एब्जॉर्प्शन पढ़ चुके हैं, एक्टिव एब्जॉर्प्शन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। देखो, जो सोइल है उसमें मिनरल्स आए कहां से? सोइल में मिनरल्स कहां से? अगर सोइल में मिनरल्स की बात की जाए तो हम जानते हैं कि सोइल रॉक से बनती है। सोइल किससे बनती है? रॉक से बनती है। जब रॉक की वेदरिंग हुई, जब रॉक की वेदरिंग हुई वहां से मिनरल्स जो है वो सोइल में आते हैं। सोइल में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी है। वो बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके मिनरल्स को फॉर्मेशन करते हैं। क्या मिनरल्स का क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो सोइल में मिनरल यहां से है। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैं सारे शॉर्ट्स में डालूंगा। थैंक यू।